सेल चेंज कर दिया, आवाज ऑन है। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑनलाइन वालों प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल। ये 100 एथिक्स और EMMP दोनों में जाएगा, एथिक्स वाले प्रोग्राम में भी, एथिक्स एनरिचमेंट में भी, और 100 एथिक्स वाले प्रोग्राम में ये लेक्चर, ठीक है। और ये रिकॉर्ड हो रहा है, अब शाम में अपलोड करूँगा इसको। How many of you attempted all 8 questions in 1 hour? 7 questions. हाथ ढंग से खड़ा करो ना भाई, दिख नहीं रहा। 6 क्वेश्चंस। 180 नंबर का अटेम्प्ट करके आओगे। 6 5 4 मेंस लिख रहे हो? और कौन है 4 वाला? मेंस लिख रहे हो भाई? तो ये तो काम चलेगा नहीं। 120 नंबर का अटेम्प्ट है आपका 3 घंटे के पेपर में। अच्छा, और पूछूं क्या आगे? 3 फॉर द सेक ऑफ नंबर्स 1। चलो ठीक है। ओके। And how many of you are writing mains this year? Lot many of you are writing mains this year. That's good. Where is Dr. Saab? Here. Okay, so we will start with the discussion. Already थोड़ा लेट हो गए हैं, आगे से कल से थोड़ा टाइम से करेंगे। आई थिंक लेट पेपर मिला था आपको, तो ये थोड़ा बताया गया, तो इसलिए मैंने सोचा 4 बजे से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो आज कोशिश करते हैं 1 सवा घंटे में डिस्कशंस पूरा करने की। द पर्पज ऑफ दिस डिस्कशंस जो है वो ये है कि यू गेट टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच सेक्शन ए क्वेश्चंस, एंड अपना जो एटीट्यूड है थोड़ा सा सेक्शन ए के प्रति चेंज करो यार। आ रही है बात समझ में? हमको केस स्टडी आसान लगती हैं, इसीलिए स्कोरिंग लगती हैं, इफ आई कैन पुट इट डायरेक्टली। केस स्टडी में हमको स्ट्रक्चर बता दिया जाता है, मेरिट डिमेरिट हमको लिखनी है ना, डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए होते हैं काफी क्वेश्चंस में, तो बहुत आसानी से स्ट्रक्चर बन जाता है, तो थोड़ा आसान लगता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन इट कम्स टू सेक्शन ए, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है ये समझ में नहीं आता, तो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है, और डिफिकल्टी हो जाती है तो फिर हम उसको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, है ना, और कोशिश करते हैं कि जो 120 नंबर का केस स्टडी है उसी में से 110 नंबर आ जाएं। सेक्शन ए में जितना आ जाए बोनस ही 110 के ऊपर, तो है ना, ऐसा नहीं होता है। सेक्शन ए में खराब लिखोगे तो बिल्कुल भी नंबर एथिक्स में नहीं आएगा। उसका सिंपल रीजन है, सेक्शन ए एक्चुअली चेक्स योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी फार बेटर देन केस स्टडीज डज। केस स्टडी में, केस स्टडी अपने आप में इतनी लंबी लंबी आ रही है, उन्हीं को छोटा कर करके लिख दो तो आंसर बन जाता है ना। तो सेक्शन ए में आपको जो डिफरेंस है, कंपटीशन का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, बहुत घटिया आंसर्स लिखते हैं, मतलब केवल डेफिनेशन और एग्जाम्पल डंप करके आ जाते हैं सेक्शन ए में, और उससे लगता है कि हमने सेक्शन ए अटेम्प्ट कर दिया। तो थोड़ा भी बेहतर करोगे तो अपने कंपटीशन को बीट कर दोगे, ठीक है। तो सेक्शन ए में ईमानदारी से 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट देना है आपको। आ रही है बात समझ में? तो इस पे ईमानदारी से मेहनत करनी। दैट इज ओनली रीजन आई हैव इंक्लूडेड 6 सेक्शंस ऑन सेक्शन ए फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस का ऑर्डर मेरे में कुछ अलग है, तो आई थिंक आप खोज ही लेंगे। कुछ लोग तो पहुंचे नहीं होंगे वहां तक, वो बात अलग है। पढ़ तो लिया पेपर कम से कम, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ऑनलाइन वालों आ गए सारे? हाँ, मैं कल से टाइम से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करूंगा आज रात में ही अपलोड करवा दूं। मेरे एंड पे थोड़ा डिले, कुछ क्वेश्चंस मैंने चेंज करवाए थे इसमें, इस वजह से डिले हो गया। मैं कुछ और क्वेश्चंस चाहता था, कल कुछ और क्वेश्चंस में डलवाऊंगा, इसलिए थोड़ा डिले हो गया, ठीक है। आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी विल स्टार्ट। सो वीकनेस ऑफ एटीट्यूड्स बिकम वीकनेस ऑफ कैरेक्टर। वीकनेस ऑफ एटीट्यूड बिकम्स वीकनेस ऑफ कैरेक्टर। Explain the statement. Weakness of attitude becomes weakness of character. Explain the statement. Whenever you look at the questions of section A, मैंने आपको एक टेम्पलेट दिया हुआ है, यूपीएससी का फेवरेट एक तरीका है हाउ ए लीड्स टू बी।
हाउ ए लीड्स टू बी। तो उसका क्या तरीका है, क्या बताया था मैंने आपको कि आपको ए को मल्टीपल कंपोनेंट में तोड़ देना है, बी को मल्टीपल कंपोनेंट में तोड़ देना है और सीधा सीधा लिंकेजेस बना देना है। इट विल अलाउ यू टू जनरेट वेरियस डायमेंशंस जो आप अदरवाइज जनरेट नहीं कर पाएंगे। यस, तो क्या तो एटीट्यूड की जब हम बात आती है तो एटीट्यूड के जो 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं वो हमारे दिमाग में आते होंगे, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। यस, कौन कौन से 3 कंपोनेंट हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट। यू नीड नॉट राइट दीज हेडिंग्स in the examination. This will make your answer a bit more academic, but you need to write it here. यहां से डिराइव करना है कि जब भी एटीट्यूड की बात आएगी आप किन 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। आ रही है आपको बात समझ में? अगर मैं आपसे कहूं अफेक्टिव कंपोनेंट थोड़ा सा मचल जाए, एटीट्यूड का अफेक्टिव कंपोनेंट थोड़ा सा मचल जाए, थोड़ा सा आपको परेशान कर दे, थोड़ा सा नेगेटिव साइड चला जाए, डोंट यू थिंक यू विल सी लॉट्स ऑफ वीकनेसेस ऑफ कैरेक्टर? लगता है कि नहीं लगता? अरे लगता है कि नहीं लगता? यू विल एक्चुअली बिकम द स्लेव ऑफ योर पैशंस, स्लेव ऑफ योर इमोशंस। यस और नो? सो वन वे टू थिंक इज दैट आई विल जस्ट क्लासिफाई दिस एटीट्यूड इनटू 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज अफेक्टिव एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट और बिहेवियरल एस्पेक्ट इन माई माइंड। आ रही आपको बात समझ में? एंड आई विल जस्ट ट्राई टू थिंक ऑफ वेरियस इमोशंस, वेरियस नेगेटिव इमोशंस दैट विल हाईलाइट माई नेगेटिव कैरेक्टर. You talk about the emotions of hatred, you talk about emotions of lust, talk about emotions of revenge, greed, and how it will lead to the character formation. इसमें कोई डाउट नहीं है अभी. आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें मिल जाएंगे. हेट्रेड की बात करें तो यू विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ हिटलर, आपका फेवरेट कैरेक्टर. यस और नो? है ना? एंगर का एग्जाम्पल लें तो मॉब लिंचिंग की बात कर सकते हैं, रिवेंज का बात लें तो मॉब लिंचिंग की बात कर सकते हैं. हाउ इट इज लीडिंग टू चेंज ऑफ कैरेक्टर. यस और नो? हाउ अवर इमोशंस ऑफ ग्रीड अगर हमको ओवर पावर करेंगे तो किस तरह के क्राइम आप करेंगे, ये आपको पता है. यस और नो? आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कैरेक्टर, लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर, सोसाइटल कैरेक्टर एंड नेशनल कैरेक्टर, so that you can have more number of points in your answers. There can be diversity in your answers. You talk about how a nation that is riding on the emotions of revenge, that is riding on the emotions of prejudices, can become Germany. How a nation like Japan can commit ruthless atrocities in Southeast Asia because it is riding on emotions. आपको बात समझ में आ रही है? Yes or no? है ना? तो हम बात करेंगे हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अफेक्टिव कंपोनेंट विल एक्चुअली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वीक कैरेक्टर. आ रही है आपको बात समझ में? सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द कोग्निटिव कंपोनेंट, कोग्निटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हमारे बिलीफ पैटर्न्स होते हैं, हमारे अजम्पशंस होते हैं. अगर ये गड़बड़ है तो क्या होगा? प्रेजुडिस होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा. अब आपको पता है आपके थॉट्स कैसे बनेंगे, आपका कैरेक्टर कैसा बनेगा. यस और नो? इसी एक कंपोनेंट पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है. व्हाट वी थिंक्स, जो हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, वी बिकम व्हाट वी थिंक्स. इसी एक कंपोनेंट पे. अब आपको आंसर पता है कि आपके जो थॉट्स हैं वो आपको कैसे गार्ड कर रहे हैं, कैसे प्रेजुडिस एटीट्यूड आपका कैरेक्टर खराब करेगा, कैसे सुपरस्टिशंस आपका कैरेक्टर खराब करेंगे, कैसे जो डिफरेंट बिलीफ पैटर्न्स हैं, खराब बिलीफ पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं, वो कैसे आपका कैरेक्टर और बिहेवियर गाइड करेंगे. आई थिंक यू नो दैट. यस और नो? और ये बिलीफ पैटर्न आप ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बता दीजिए. बिकॉज ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी का अगर ये बिलीफ है कि इट इज द फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज, इट विल ऑलवेज लीड टू द टॉप डाउन मॉडल ऑफ गवर्नेंस. दैट इज हाउ इट विल लीड टू द पुअर वर्क कल्चर, पुअर ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड एंड पुअर ब्यूरोक्रेटिक कैरेक्टर. अरे आपको बात समझ में? कैन यू सी आई एम नाउ गोइंग बियॉन्ड इंडिविजुअल एंड टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेसी हियर. यस और नो? Similarly, we can talk about various nations, various countries, various societies. Yes or no? Talk about the societies. Talk about the various societies that have been plunged into darkness because of the wrong cognitions and wrong beliefs. Talk about the closed societies. Talk about Talibani societies. Talk about societies that says कि हम innovation नहीं करेंगे because we believe cultural relativism so much so that we cannot even recognize the basic attack on human dignity. ट्रिपल तलाक हमारा क्वेश्चन. जो सोसाइटीज क्लोज्ड हैं, जो सोसाइटीज जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है उनको एंटरटेन नहीं करती हैं, वो सोसाइटी डिके कर जाती हैं. तो क्या कैरेक्टर बनेगा उनका कैरेक्टर डिके होगा कि नहीं होगा?
आपको बात समझ में आ रही है? यस. सो वी टॉक अबाउट वेरियस कॉग्निशंस एट वेरियस लेवल, इंडिविजुअल, सोसाइटल. जरूरी नहीं है हर जगह पे इंडिविजुअल, सोसाइटल और नेशनल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बात करी जाए. यहां इंडिविजुअल कर दो, यहां सोसाइटल कर दो, आगे कुछ और कर देना. वी टॉक अबाउट द वेरियस बिहेवियरल कंपोनेंट एंड हाउ दोज कंपोनेंट्स गाइड्स अवर एक्चुअल कैरेक्टर. जो बिहेवियरल फीडबैक होता है वो हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करता है. पॉलिटिकल पार्टीजनशिप इज एटीट्यूड और नॉट? Non-partisanship is required, but what we have is political partisanship. So when we have this political partisanship and we have positive character associated with it, positive rewards associated with it, then we will practice it. We'll practice it and it will lead to the development of weak character of bureaucracy. Yes or no? So can you see, I'm just giving you various examples of various emotions, various कॉग्निटिव बिलीफ्स जो डिसोनेंस होता है. देन वी कैन टॉक अबाउट वेरियस बिहेवियरल एस्पेक्ट जो एटीट्यूड का फॉर्म करते हैं. एंड देन आई एम गिविंग यू वेरियस एग्जांपल्स हाउ वीकनेस इन ऑल दीज थ्री कंपोनेंट विल लीड टू द वीकनेस ऑफ कैरेक्टर. कैन वी सी इट? कैन वी सी इट? ऑन द अदर हैंड आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, अगर आपने मेरा कोई लेक्चर देखा होगा, हाउ टू मेक सेक्शन ए स्कोरिंग, आई ऑलवेज टॉक्ड अबाउट द कंट्रास्टिंग अप्रोच. कंट्रास्टिंग अप्रोच में क्या करते हैं? टू इंक्रीज डेप्थ ऑफ योर आंसर यू ऑल्सो आर्ग्यू अगेंस्ट इट. हाउ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड विल लीड टू द स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, और हाउ एन स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड एक्चुअली हेल्प्स यू इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. यू गिव आर्ग्यूमेंट्स हियर. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. It helps you to introspect. Only a person with strong attitude will actually accept, introspect, and critically examine oneself. It will lead to the development. Yes or no? You talk about Ashoka here. You talk about Aristotle here, who says, क्या कहते हैं वो? क्या कहते हैं वो? An unexamined life is not worth living. Only a person with strong character, in strong inquisitiveness, can practice that. You talk about Germany. क्या है जर्मनी का एग्जाम्पल? कैसे जर्मनी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्सेप्टेड ग्लोबली आफ्टर द फॉरगिवनेस जो उन्होंने सीख करी. यस और नो? आ रही आपको बात समझ में? सिमिलरली हाउ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर विल हेल्प यू रजिस्ट योर डिजायर्स एंड टेम्पटेशन. यू टॉक अबाउट गांधी जी एग्जाम्पल. गांधी जी काफी सारे व्रत करते थे, काफी सारे मॉरल एक्सपेरिमेंट करते थे. गुड़ वाली कहानी आपने सुनी होगी, आई एम श्योर. यू टॉक अबाउट भरत, लॉर्ड भरत, भगवान राम के छोटे भाई. बिकॉज पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. बट वी सी हाउ टेम्पटेशन ऑफ पावर, कैसे टेम्पटेशन ऑफ पावर ने उनका कैरेक्टर को नहीं तोड़ा, बिकॉज ही हैड स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड. आ रही आपको बात समझ में? सिमिलरली यू टॉक अबाउट हाउ you will require the attitude of perseverance, patience, withstanding adversity if you want to build strong character. You give various example here, examples जो बताते हैं why it is difficult to being a good person, a good civil servant. आ रही आपको बात समझ में? And in conclusion, perhaps you can talk about how you should guard your attitude formation, because that is ultimately will reflect in your character building. How many of you have got the template? How to attempt such questions? How we can generate various dimensions? How we can generate various examples? How we can enhance the depth of your answer by highlighting the contrasting approach? कितने लोगों को समझ में आई? बाकी लोगों को? कितने लोगों को समझ में नहीं आई? कंट्रास्टिंग अप्रोच सबको समझ में आ गई? चलो आंसर देखेंगे आपके, तब पता चलेगा. Yes or no? I will give you 1 minute to introspect. Just think over it, and then we will move to next question. कोई डाउट है तो बताइए जी. How to? उतना आप लिख नहीं पाओगे, लिख दो कंक्लूजन में. वीकनेस ऑफ कैरेक्टर को रिजॉल्व करना और कैरेक्टर को गाइड करना, सिमिलर टाइप की लाइनें हो जाएंगी लास्ट में, पर वो 2-3 लाइन से बियॉन्ड जाएगा नहीं सेक्शन. मतलब 7 ही मिनट हैं आपके पास. 8-9 पॉइंट भी लिख देंगे तो काफी हो जाएगा. इतना ही लिख पाओगे, तो लिख नहीं पाओगे 10 मार्कर में. आ रही है बात समझ में? अरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस. वीकनेस ऑफ एटीट्यूड का एक एग्जाम्पल है नेगेटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड वीक एटीट्यूड हो सकता है. ऐसा गलत डेफिनेशन क्यों दे दिया पॉजिटिव एटीट्यूड को? ये तो आपके डेफिनेशन पे है ना. आप पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या समझते हैं? आप कह रहे हो पॉजिटिव एटीट्यूड भी वीक एटीट्यूड है, तो ये तो फिर अब कोई हेल्प नहीं कर सकता ना इसमें. तो
एटीट्यूड स्ट्रेंथ अलग चीज है, एटीट्यूड स्ट्रेंथ नेगेटिव स्ट्रेंथ भी हो सकती है। ऑनर किलिंग जो लोग करते हैं उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, तभी वो ऑनर किलिंग करते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट विदस्टैंड दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट जो आप बोल रहे हो। एटीट्यूड स्ट्रेंथ इज एन एम्बिवेलेंट टर्म, एम्बिवेलेंट चीज है एटीट्यूड स्ट्रेंथ। एटीट्यूड स्ट्रेंथ नेगेटिव भी हो सकती है, जो रिवेंज लेते हैं, ऑनर किलिंग करते हैं, उनका नेगेटिव एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, गांधीजन टाइप के लोग होते हैं, तो उनका जो स्ट्रांग कैरेक्टर है वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के अराउंड बिल्ड होता है। तो एटीट्यूड और जो स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड है ये तो इमैटेरियल होगी ना, डिपेंड करता है कौन सा एटीट्यूड में है वो। खराब एटीट्यूड में तो खराब आदमी बन जाओगे, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव बन जाओगे। आगे बात समझ में? अरे चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? हैं जी? इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन बना सकते हैं, एक अच्छा सा डायग्राम भी बना सकते हैं, एटीट्यूड कैरेक्टर ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। पर ज्यादा स्कोप बचेगा नहीं, क्योंकि कंटेंट ही बहुत ज्यादा है इसमें लिखने के लिए। हाँ जी सर, जबरदस्ती आपको जो पता है उसको घुसा रहे हो अभी नहीं। आगे चला जाए क्या? बाहर चला जाऊं क्या? कि 13वीं में आया हूं किसी की में मैं? अरे भाई अभी स्टार्ट हुआ है लर्निंग, अभी इतना क्यों परेशान हो रहे हो? इसका 50% भी करोगे तो अच्छा लिखोगे, जो अभी लिख के आया होगा। हाँ तो अच्छा लिख रहे हो। हाँ हाँ, बट उसके और डिटेल में जाओ ना, ये तो कोई भी करेगा, ये तो किसी का भी आंसर उठा लोगे तो ये लिख रहा होगा, और डिटेल में जाना पड़ेगा ना, ये तो बहुत कॉमन चीज है। ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, संचित चाय वाय मंगा दूं तुम्हारे लिए? हैं? नींद आ रही है तुम्हें तो? क्योंकि यहां मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, हाउ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। यस, सब के सब पोकर खेलते हो भाई, हैं? क्या यार एनर्जी नहीं दे रहे हो तुम लोग, तो मुझे फुला दोगे मुझको। ऑनलाइन वालों समझ में आ रही है जीवन में बात? सेकंड पार्ट में मैं उल्टा आर्ग्यू कर रहा हूं कि जो वीकनेस ऑफ एटीट्यूड, अगर स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड हो तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को हम लीड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन से बात करेंगे। अभी कैसे लिखोगे रिवेंज? क्यों 150 वर्ड्स थ्योरेटिकल लिमिट है, असली लिमिट क्या है? टाइम लिमिट। ठीक है, आप उसमें 250 वर्ड लिख दो, एग्जामिनर विल नॉट माइंड, प्रोवाइडेड यू कंप्लीट द पेपर। तो ये टाइम लिमिट से अपना आंसर खत्म करो, वर्ड लिमिट को मत सोचो। 250 वर्ड में अगर केस स्टडी लिखी जाए, लिख ही नहीं पाओगे। अरे समझ में? इंपॉर्टेंट है 14 मिनट, है ना? 70 मिनट की तरह 14 मिनट। यस, हाँ जी सर। कंट्रास्टिंग वाला 20-30% लिख दो, क्योंकि वो थोड़ा डेप्थ दिखाएगा आपके आर्गुमेंट का। आप आर्गुमेंट दे रहे हो कि कैसे एटीट्यूड अगर पॉजिटिव रखा जाए, स्ट्रांग किया जाए, तो वो कैरेक्टर की ओर, डेवलपमेंट की ओर जाएगा। कितने लोगों का आंसर इसका 30% है? 40%? वेरी गुड। 50%? कोई नहीं, 30-40 भी अच्छा नंबर है। आएंगे, छठी क्लास तक बात करेंगे, मेंस तो बहुत दूर है अभी। आगे बढ़ा जाए जीवन में, सीख तो रहे हैं अभी धीरे धीरे, हैं? A man is usually the average of 5 people closest to him. हर की कोई बात नहीं है। A man is usually the average of 5 people closest to him. Examine the role of family and friends in the value inculcation of an individual. आसान क्वेश्चन है, यस। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या डिमांड करता है क्वेश्चन। एक तो तरीका है क्वेश्चन का आंसर लिखने का, क्या बहुत सारे एग्जाम्पल देते हुए चले जाएं। मेरा दोस्त शराबी, मैं भी शराबी। मेरा दोस्त नशेड़ी, मैं भी नशेड़ी। यस और नो? ये तरीका ये है। और एक तरीका ये है कि थोड़ा सा एनालिटिकल आंसर लिखें, है ना? थोड़ा सा बताएं, आपने पढ़ा है ना, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। यस, तो आप बताएं। और यहां पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आई वांट यू टू ब्रेक द टर्म्स। क्या टर्म्स हैं? आपसे फैमिली पूछा है, यस और नो, और आपसे फ्रेंड्स पूछा है।
अब मैं आपसे चाहता हूं कि फैमिली के रिस्पेक्ट में आप कैसे हाईलाइट कर सकते हैं कि हाउ इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ योर कैरेक्टर, यस और नो। और जब आप बताएंगे, आई वॉन्ट यू टू राइट वेरी स्पेसिफिकली अबाउट द टर्म्स जो हम फैमिली में देखते हैं, जिसकी वजह से हम वो चीजें सीखते हैं। यस, इट कैन बी ऑब्जर्वेशन कि यार यू आर मियरली ऑब्जर्विंग योर फैमिली, डेवलपमेंट ऑफ पैट्रियार्चल कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल, yes or no, just by the way you see how women are being treated in your house. आ रही है आपको बात समझ में? You can talk about the role models in your family. Yes, ये तरीके होते हैं कि नहीं होते वैल्यू इनकलकेशन के? यही चीज हमको यूज करनी है, यही चीज हमको यूज करनी है, yes or no? Then we can also talk about the operant conditioning. ऑपरेंट, बिकॉज जितने ज्यादा लोगों के पास रहेंगे उतना ज्यादा अथॉरिटी उनके पास आ जाएगा आपको रिवार्ड और पनिश करने का, यस और नो। ऑपरेंट कंडीशनिंग, वी कैन टॉक अबाउट द रियरिंग प्रैक्टिसेस। मैंने आपको केस स्टडी बताई थी एक जापानी सोसाइटी की, एंथ्रोपोलॉजी वाले जो पढ़ते हैं, मार्गरेट मीड की केस स्टडी थी, कैसे द चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस एक्चुअली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैरेक्टर इन जापानी सोसाइटी, व्हाई दे बिकेम सो रूथलेस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यस, आ रही आपको बात समझ में? सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, क्योंकि जब फ्रेंड्स की बात करेंगे तो फ्रेंड्स से एंगेजमेंट कहां होता है? स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है, और किन किन टाइप की चीजों में होता है वो लिखिए। करिकुलर एक्टिविटी की बात करिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात करिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बात करेंगे तो टीम स्पिरिट की बात करोगे, कैसे आपस में दोस्तों के संग जब टीम भावना से सीखते हो, खेलते हो, कोऑपरेशन करते हो, कैसे वो वैल्यूज आप सीखते हो, है ना। लैबमेट बनाए होंगे ना, आप बने होंगे किसी के होमवर्क चोरी करने के लिए, यस और नो। कैसे वो सॉलिडेरिटी की भावना आप में कैसे आती है, कोऑपरेशन की भावना कैसे आती है। यहां फैमिली की जब बात करो, डिफरेंट टाइप्स की फैमिली के एग्जांपल्स दोगे, है ना। जॉइंट फैमिली का एग्जांपल दोगे कोऑपरेशन के लिए, और डिसिप्लिन का एग्जांपल दोगे पुलिस मिलिट्री वाली फैमिली के एग्जांपल के लिए। रिलीजियस बिलीफ पैटर्न की आप बात करोगे जो हम सीखते हैं, सिख में सिखाते हैं ना, सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, लंगर अंगर करवाएंगे, यस और नो। नॉन वायलेंस, जैनिज्म की बात होती है, सिखाते हैं नहीं सिखाते? आ रही है आपको बात समझ में? बट आई वांट यू टू राइट वेरी स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ दीज प्रैक्टिस, जो ये साफ साफ बता दिए हैं कि हाउ एक्चुअली द एनवायरमेंट अराउंड यू इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ योर कैरेक्टर बिल्डिंग विद एग्जाम्पल। सिमिलरली जब दोस्तों के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो आप बात करोगे कि हाउ द एनवायरमेंट ऑफ फ्रेंडशिप अलाउ यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली विच इज नॉट पॉसिबल इन फैमिली एनवायरमेंट। हाउ इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंट एटीट्यूड। फैमिली में तो टॉलरेंस की बात आती नहीं है, जनरली विचार और ये सब मिलते ही हैं हमारे, जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते उसके पहले तो वही विचार वही वो हैं। लेकिन जब हम बाहर के बच्चों से मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, तो टॉलरेंस वहां डेवलप ज्यादा होता है, बिकॉज वी एनकाउंटर पीपुल फॉर सो मेनी डाइवर्स बैकग्राउंड्स। तो हाउ इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंट एज ए वर्च्यू। आ रही है आपको बात समझ में? हाउ इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्पैथी, कंपैशन, क्योंकि आपके दोस्त आपको एक्सप्रेस करेंगे, यार छोड़ के चली गई आज, चल यार दारू पीते हैं, आया ना कंपैशन निकल के। इमोशनल इंटेलिजेंस, पूरा इमोशनल इंटेलिजेंट हो जाओगे आप, यस और नो। आ रही बात समझ में? भाई तेरा पिट के आ गया, चल पिटाई कर देते हैं, है ना, सॉलिडेरिटी। आ रही बात समझ में? तो हाउ दिस, ये में थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना, ये जो थीम है कि हाउ दिस रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड फ्रेंडशिप कॉम्प्लीमेंट द रोल ऑफ फैमिली, बिकॉज फैमिली का भी एक लिमिटेशन है इन टर्म्स ऑफ इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। क्या लिमिटेशन है? बिकॉज एट टाइम्स यू डू नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ दैट मच इन द फैमिली एनवायरमेंट, ना आप अपनी जो परेशानियां उनको डिस्कस करते हैं, देयर इज लॉट ऑफ लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ योर बिहेवियर। तो जो फ्रेंड का एनवायरमेंट है, फ्रेंड से इसीलिए बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। तो ये जो एस्पेक्ट्स है, ये आपका एजुकेशनल और जो इंस्टीट्यूशन है वहां से भी निकल के आना चाहिए, और फ्रेंड्स के रिस्पेक्ट में भी निकल के आना चाहिए। यू कैन टॉक अबाउट द वेरियस गुड केस स्टडीज है। यू कैन टॉक अबाउट द रोल ऑफ जीजाबाई ऑन शिवाजी। आ रही है आपको बात समझ में? यू कैन टॉक अबाउट दैट। यू कैन टॉक अबाउट द रोल ऑफ राजा दशरथ
प्राण जाए पर वचन ना जाए। फैमिली में यही सीखा, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो वही कैरेक्टर बन गया। तो जब प्रॉमिस किया बाली को कि आप सुग्रीव को कि आपको किंगडम दिलाएंगे, आपको आपका राज्य वापस दिलाएंगे, तो चाहे पेड़ के पीछे छिपके मारना पड़ा, बट ही अपहेल्ड हिज प्रोमिसेस। आ रही है आपको बात समझ में? अरे आ रही है कि नहीं? क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चल रही है क्या? बोलना ही नहीं है, है? तो यू विल गिव ऑल सॉर्ट्स ऑफ एग्जाम्पल। कर्ण की आप एग्जाम्पल दे सकते हैं फ्रेंडशिप के रिस्पेक्ट में। ये नेगेटिव सेंस का एग्जाम्पल है कि कैसे डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ सच एंड सच गुड थिंग ही सपोर्टेड द बैड थिंग आउट ऑफ द लॉयल्टी टू हिज फ्रेंड। आ रही है आपको बात समझ में? नेगेटिव एग्जाम्पल धृतराष्ट्र का आप दे सकते हैं, कैसे वो पुत्र मुंह में जब थे, कैसे ही अलाउड द डेवलपमेंट ऑफ जो वाइसेस थे उनके बच्चे में। ऑपरेंट कंडीशनिंग काम नहीं किया ना वहां पे। नो पनिशमेंट वाज देयर, ओनली रिवार्ड। आ रही है आपको बात समझ में? सो आई वॉन्ट यू टू राइट दीज एग्जाम्पल्स whenever you are talking about friendship, whenever you are talking about schools, whenever you are talking about family. Give these live example in terms of inculcation of values. Wrong values, negative value, positive value, दोनों साइड से आप लिखिए। आ रही है आपको बात समझ में? आपको बात समझ में आ रही है कि क्यों ये जो आंसर है ये किस चीज से फोकस करता है ना? सोशलाइजेशन के जो प्रोसेस है उस पर फोकस करता है। यस? कोई डाउट है समझ में? हाँ जी सर, आप डाउट दो लोगों के थे। हाँ आप बताओ पहले। नहीं, आप इसमें अलग अलग क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि ये जो एग्जाम्पल है, ये जो स्टेटमेंट है, पहले इसको एक्सप्लेन करोगे इंट्रोडक्शन में, इसको बताओगे इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है ये स्टेटमेंट का मीनिंग, क्या दिखाता है ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, कि ये सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है उसका इंपॉर्टेंस दिखाता है, ये एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद आप दो हेडिंग दोगे, दैट इज फैमिली एंड फ्रेंड्स, और कैसे उनका रोल है। जब ट्रांजिशन लोगे फ्रेंड्स में तो ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करोगे कि क्यों फ्रेंड का जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्यों फ्रेंड का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है देन दैट ऑफ फैमिली। आ रही है आपको बात समझ में? अरे आ रही है कि नहीं? शेरो शायरी चालू करूं क्या? जितना 7 मिनट में 170 मिनट। ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर जरूर लिखना चाहिए था, यह है इंपॉर्टेंट। बाय फॉर्मेशन ऑफ गुड और बैड हैबिट, बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, दिस एस्पेक्ट यू नीड टू हाईलाइट इन योर आंसर। आप कुछ पूछे तो हो गया ना आपका आंसर तो। नहीं, ये इसका जो एस्पेक्ट है वो है, जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, वो हेडिंग ज्यादा बेहतर बनेगा इसका। We learn through observation, we learn through sharing, we learn through together participating in something like that जो हेडिंग है वो बनेगा। हेडिंग क्वेश्चन के हिसाब से बनाओ, ना कि जो हमें पता है। हमारे लिए आसान है ना वैल्यूज एग्जाम के हेडिंग बनाना, डोंट गो बाय दैट, क्योंकि उससे एग्जामिनर को पता नहीं पड़ता कि आप क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो। एवरी वन ऑफ यू विल डूइंग दैट ओनली। तो क्वेश्चन का जो हेडिंग बनेगा वो क्वेश्चन के डिमांड, आंसर का जो हेडिंग बनेगा वो क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से बनेगा। आ रही बात समझ में? आप में से कितने लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं? बाकी लोग क्यों नहीं है? ज्वाइन करो। और कितने लोगों ने जो यूट्यूब चैनल है वो ज्वाइन कर रखा है? बाकी लोग नहीं कर रखा, इसीलिए वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं एथिक्स के। फ्री के वीडियो में सोच रहा था कुछ बनाने का। सब्सक्राइब करो भाई, आज ही पोस्ट करूंगा। मेरा भाई पर्सनल की बात कर रहा हूँ। आइए सब 1 लाख सब्सक्राइबर है, कुछ जरूरत है आपसे पूछने की कि सब्सक्राइब किया कि नहीं किया है? इतना इंपॉर्टेंट मान रहे हो खुद को? बेस इफेक्ट कल समझ में आएगा, सी सेट। चलो हाँ जी सर। नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू ही तो करोगे, और कैसे करोगे? बट हेडिंग हैज टू बी लाइक क्वेश्चन ओनली, नहीं तो हर क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव करते रहोगे। हेडिंग तो क्वेश्चन के हिसाब से बनाओगे ना जी। हेडिंग क्या बनेगी इस क्वेश्चन में?
रोल ऑफ फैमिली के अंदर बताओगे कि फैमिली का रोल कैसे होता है ना। तो अब उसमें आप बताओगे थ्रू ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन का एक एग्जांपल पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो एग्जांपल में चेंज करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर से क्यों दिखाओगे? कितना हेडिंग चेंज करोगे? या जब ट्रेंड ही चेंज कर रहे हो अपने आंसर का, जैसे उसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में आ रहा था, ऑन द अदर हैंड, वहां पे फिर हेडिंग बना सकते हो, ऑन द अदर हैंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इज बिल्ड बाय स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से जजमेंट लेना है। आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब भाई आगे चलें, आगे चला जाए। अभी टू मच डेमोक्रेसी विल लीड टू द लोअर जीडीपी ग्रोथ, यस और नो? यही क्वेश्चन है। इसको एथिक्स में डिस्कस करेंगे। जो इंडिविजुअल डाउट है उनको क्लास के बाद एड्रेस करेंगे आप, है ना। नहीं तो फिर बाकी बच्चे सोचेंगे सर हमें तो समझ में आ गया, हम तो इंटेलिजेंट हैं, आपने ऐसे बिठा लिया सब लोगों को हमारे संग। ऐसे लोग बाकी लोग सोचेंगे ज्यादा डाउट मत पूछो। क्लास के बाद पूछना। आगे चलते हैं, चलें आगे। ये तो यूपीएससी पूछा हुआ है आपको एक बार, यस और नो? ऑनलाइन वालों की सुध ले ली जाए, क्या लिख रहे हैं? हाँ, इट इज नेसेसरी टू एड्रेस द फर्स्ट पार्ट निश्चित, क्योंकि वो दिखाएगा कि आपको क्वेश्चन। अच्छा, ये जो कई लोगों का डाउट होता है, सर ये जो स्टार्टिंग में जो लाइन लिखी होती है क्यों लिखी हुई होती है, क्यों ना इसको छोड़ दिया जाए? इसको नहीं छोड़ना है, इसके बारे में कुछ लिखना है। ये कुछ हाईलाइट कर रहा है। क्या हाईलाइट कर रहा है? सोशलाइजेशन प्रोसेस, ताकि जब इंट्रोडक्शन पढ़ना आपका एग्जामिनर स्टार्ट करे तो उसको समझ में आ जाए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, है ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, ऐसे नहीं हवाबाजी नहीं करनी है इसमें जी। कर दो, मैं यूजुअली सजेस्ट नहीं करता हूं कोटेशन इंट्रोडक्शन में यूज करना, इच्छा है तो करो। कंक्लूजन में बहुत अच्छा लगेगा अगर जो ऐसे कोटेशन यूज करोगे, तो पंच आता है एकदम, ठीक है। यस, अरे बातें करना शुरू कर दिया भाई, क्या? मुझसे बात करने को बोला गया, आपस में नहीं करनी है अभी। चलें। सो व्हाट डू यू मीन बाय एथिकल मैनेजमेंट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स? एथिकल मैनेजमेंट क्या है? एथिकल मैनेजमेंट क्या है? सिलेबस के कौन से पार्ट्स उठा के इसमें कंटेंट डालोगे? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एज इफ एथिकल मैनेजमेंट इज ओनली इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अरे भाई मैं बोल रहा हूं, रुक जाओ थोड़ा सा, अभी कमेंट किया मैंने उस पर। एथिकल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस केवल नैरो इंटरप्रिटेशन होगा इसका, यस और नो? जब मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है क्या, कि वहां तो यू आर बोर्न लीडर, जस्ट बिकॉज यू हैव बीन सेलेक्टेड बाय यूपीएससी, नो मैनेजरियल स्किल्स आर रिक्वायर्ड, बोर्न लीडर। So when you talk about ethical management, you talk about ethical management in both government and private institutions, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कंटेंट कहां से उठाना है। एग्जामिनर को बताने की जरूरत नहीं है अलग अलग सेपरेट करके पब्लिक और प्राइवेट, नहीं जरूरत है। ये क्वेश्चन जनरली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, ताकि आपके दिमाग में क्लियरली हो जाए। नहीं तो आप केवल आंसर ढूंढोगे कहां पे? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, वो मिलेंगे नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने याद कर रखे हैं ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम्पल, यस और नो? तो जब आप ब्रॉड सोचेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा कि मैं बहुत सारे डायमेंशंस खोल पाऊं और बहुत सारे एग्जांपल्स जनरेट कर पाऊं। तो एथिकल मैनेजमेंट की जब हम बात करेंगे, यू नीड नॉट डिस्टिंग्विश कि पब्लिक और प्राइवेट में, लेकिन माइंड में क्लियर रखो कि मैं एग्जांपल पब्लिक से भी उठा सकता हूं और प्राइवेट से भी उठा सकता हूं। तो अब अगर मैं बात करूं एथिकल मैनेजमेंट की, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स की बात होगी? यू टॉक अबाउट जो भी एलिमेंट्स हैं साउंड वर्क कल्चर के, एथिकल वर्क कल्चर के, होगी कि नहीं होगी उनकी बात? यस और नो? उनकी बात करेंगे। या जो भी प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में फॉलो करे जाने चाहिए, बॉटम अप पार्टिसिपेशन, है ना, टॉप डाउन मैनर ऑफ तरीका ना हो, सीक्रेसी ना रहे, है ना, यस और नो? रूल शुड नॉट बिकम द एंड इन देमसेल्फ, समथिंग लाइक दैट। चेहरा ऐसा यार मैं ऑनलाइन पढ़ा लूंगा, मैं बहुत खुश रहूंगा ऑनलाइन पढ़ा के। ऐसे मुरझाए हुए चेहरे देख रहा हूं ना, क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है इतनी? हैं? अरे बहुत देर तो मेन सी बहुत दूर है, क्यों चिंता कर रहे हो? अभी 6 दिन है, अभी आप देखोगे ना 6वीं क्लास में, अरे सर वही रिपीट कर रहे हो, रिपीट चालू हो जाएगा थोड़े दिन में। अभी 6 दिन रुको, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए।
6 दिन घड़ा को सींचने दो, थोड़ी मेहनत घर पे भी करो, ठीक है। सो एज सून एज यू लुक एट द एथिकल मैनेजमेंट, यू लुक टुवर्ड्स एथिकल मैनेजमेंट, वेरियस एथिकल प्रिंसिपल्स दैट शुड बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे जितने भी डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल्स हैं जो भी आपको याद आ रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, उस तरह से भी लिख सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। ट्रस्टीशिप कैन बी द प्रिंसिपल। 4-5 तरह की चीजें हो सकती हैं, है ना। फेयर वेज, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जेंडर पे गैप नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, काफी सारी चीजें पढ़ी हैं हमने। एथिकल कंसर्न्स, एथिकल डिलेमाज इन पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो कंटेंट है वो यहां पे आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अरे तो भाई सब नहीं लिखना है, लिखना 5-6 ही पॉइंट है, मैं सोचने के लिए बता रहा हूं आपको। आप परेशान क्यों हो रहे हो इतना? फिर नहीं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सोचोगे तो पॉइंट नहीं मिलेंगे, फिर आपको एक में घुस जाओगे। तो यहां पे कुछ लिखना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स। नो, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? आपके ये स्टडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है करप्शन के ऊपर। उसमें एक पार्ट केवल इसी को देखता है। 3 क्वेश्चन करप्शन के ऊपर यूपीएससी ने पूछे थे, याद है कि नहीं? है ना, मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स। तो मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स में हम क्या लिखेंगे? क्या समझ में आ रहा है मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स से? मैनेजमेंट से क्या समझ में आता है? मैनेजमेंट से क्या समझ में आता है? हाँ, ऐसा क्या करें कि एथिक्स फॉलो हो जाए? यस और नो? यस और नो? तो जितने भी एस्पेक्ट्स एथिक्स के अराउंड हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसको हमें एथिकल बनाना है तो जितने भी एस्पेक्ट उस एथिक्स को इंप्लीमेंट करवाने के लिए आएंगे वो मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स का पार्ट होंगे। ये तो फेयर है, समझ में आना चाहिए। जिसको नहीं आए वो उसको बता रहा हूं कैसे तोड़ना है इसको। आ रही है आपको बात समझ में? पबेड कितनों का ऑप्शनल है? पबेड, द लोन वरियर, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स, तो जितने भी चीजें हैं अगर आप लिख रहे हैं कि मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स कैसे होगा, तो कैसे होगा? कैसे होगा? यू डेवलप दो एथिकल स्टैंडर्ड्स फर्स्ट। डेवलपमेंट उसका पार्ट होगा कि नहीं होगा? डेवलपमेंट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। एथिकल मैनेजमेंट कैसे करोगे? आप बताओगे ना पहले डेवलपमेंट ऑफ दो एथिकल स्टैंडर्ड्स जिसपे आप जज करोगे ऑर्गेनाइजेशंस को। अरे बनाओगे कि नहीं बनाओगे एथिकल स्टैंडर्ड्स? यू विल डेवलप दो एथिकल स्टैंडर्ड्स, then yes, you will develop the capacity to implement them. Citizen charter is an example of citizen charter को implement करने की बात कर दूं, don't you see I am implementing an ethical aspect of management, मतलब management ethics का जो part है उसको implement कर रहा हूं। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो चीजें आएंगी वो इसमें भी लग जाएंगी। तो यू डेवलप दो स्टैंडर्ड्स, मैं बता रहा हूं कैसे सोचना है। यू डेवलप दो स्टैंडर्ड्स, यू बिल्ड कैपेसिटीज। कैपेसिटी कैसे? राइट टू इंफॉर्मेशन में प्रॉमिस कर दिया है ना, क्या स्टैंडर्ड बनाया कि डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज विल बी टाइमली इन नेचर। 10 दिन में हम दे देंगे जी आपका बर्थ सर्टिफिकेट, 10 दिन में। कंप्यूटर है एक, चलाने वाला छुट्टी पे। अरे आपको बात समझ में? सो यू डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटीज, है ना, मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स। देन यू डेवलप द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम दैट विल प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द फेल्योर ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ एथिक्स। इट मे बी अबाउट विजिलेंस, इट मे बी अबाउट सोशल ऑडिट, इट मे बी अबाउट आरटीआई, इट मे बी अबाउट इंटरनल ऑडिट। तभी तो पता पड़ेगा ना कि एथिक्स इंप्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स, अरे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं भाई, यही करोगे कि नहीं करोगे? तो बस इस तरह की चीजें लिखनी है इसमें। देन इंप्लीमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एटसेट्रा, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स। जी हाँ, मैं मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स ही बता रहा हूं आपको। तो वहां पे तो अभी आऊंगा ना, अभी तो अगली स्लाइड है ना उसके लिए, थोड़ा तो वेट करो। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कोई टर्म आपको आ जाए। पर्पज क्या है? 6 सेशंस में जो पढ़ाएंगे सबके सब पेपर में से एज इट इज थोड़ा ना आएगा। पर्पज ये है कि आपको सोचना कैसे है, क्वेश्चन को तोड़ना कैसे है वो सिखाऊं, है ना। तो मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स आके एकदम घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। तो मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स, मैनेजमेंट को तोड़ना है, उसके आगे एथिक्स लगाना है, यू विल डेवलप द आंसर। अरे आपको बात समझ में? तो जो भी मैनेजमेंट में लगता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफ लाना, रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग कराना, ऑडिट कराना, वो सब
एथिक्स में लगा दो तो मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स हो जाएगा। सेकेंड डीआरसी क्या था? डेवलपमेंट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स ही तो था सेकेंड डीआरसी। सेकेंड डीआरसी ने सजेस्ट किया कि भैया ये फ्रेमवर्क होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का, डेवलपमेंट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स जो भारत की गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए। आ रही है आपको बात समझ में? एग्जामिनेशन, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, एग्जामिनेशन क्यों जरूरी है? इंटरनल ऑडिट क्यों जरूरी है? कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है? यही मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स है। आ गई आपको बात समझ में? मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा आपको देख के। बहुत बहुत परेशान कर रहे हो आप लोग। अरे चेहरा तो कम से कम मुस्कुराओ यार। अभी तो रिजल्ट नहीं आया आपके मेंस का, क्या करूं मैं ये बताओ? पढ़ाना छोड़ दूं क्या? आपको बता रहा हूं ना कैसे। अभी अप्रोच गलत थी तो गड़बड़ होगी ना, क्या दिक्कत है? आदमी सीखेगा, कल इंप्रूव करोगे, परसों और बेहतर लिखोगे, तीसरे दिन और बेहतर लिखोगे। तो ऐसा चेहरा उल्टा खुशी होना चाहिए। जज क्यों कर रहे हो आज के दिन? मैं तो नहीं कर पाया ऐसा। अरे तुम पढ़ाना लेते हैं यहां पे फिर? मेरे पास तो एक ही काम है, तुम तो 50 चीजें कर रहे हो। तुम बहादुर आदमी हो यार। ऑप्शनल भी पढ़ रहे हो, 4 जीएस पेपर भी हैं, करंट अफेयर भी पढ़ रहे हो, अपने जो रिलेशनशिप है उनको भी संभाल रहे हो, ब्रेकअप से भी निकल रहे हो। आ रही है आपको बात समझ में कि 50 चीजें कर रहे हो तुम? मैं तो कर ही क्या रहा हूं। आ रही है आपको बात समझ में? तुम बहादुर आदमी हो। ऐसे कैसे सोचना है? तो जज मत करो, उल्टा खुशी होना चाहिए कि हमें पता पड़ रहा है कि आंसर कैसे लिखना है। यू शुड बी हैप्पी। यू शुड बी हैप्पी कि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा तो मैं सिर्फ भागूंगा नहीं वहां से कि केवल एक पार्ट लिख के आ गया, बाकी का एग्जामिनर देख लेगा, मुझे तो आधा ही आया ना बस। यू शुड बी हैप्पी। कोई अरे भाई लाफिंग गैस क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, नहीं होती है? अरे भाई सोनू यहां निकलवाओ यार उसको। हैं? लाफिंग गैस क्या होती है? टीयर गैस चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। उसकी तो जरूरत ही नहीं है यार। तुम लोग मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हो। मैंने ना ऐसे सोचा है कि मेहनत करूंगा बच्चों के संग, अभी ना एक करके केस स्टडी कराऊंगा, फिर अगले महीने तुम भूल जाओगे गजनी हो सबके सब, फिर इनके लिए रिवीजन सेशन कराऊंगा, इस बार कुछ अच्छा करूंगा बच्चों के लिए। अब बिल्कुल यकीन आ रहा है कि कुछ नहीं हो सकता। जिसको सीखना है वो उसी से सीख लेगा, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। मैंने घबराना नहीं है। अरे यार ऐसी, अरे ऑनलाइन वालों देखो यार बहुत माहौल खराब कर रखा है ऑफलाइन वालों ने। तुम लोग अच्छी अच्छी बातें करोगे, बहुत मजा आ रहा है ऐसा। अर्नव अरे तुम लिखो यार। आप में से कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा मानो। और मानो वो बच्चा मैं हूं। आ रही है आपको बात समझ में? है ना? अभी और धीरे रखना है कदम, अभी तो चलने की आवाज आती है। सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। 6 दिन हैं अभी, भरोसा रखो, हिम्मत रखो। यही रख सकते हो और कोई है नहीं कुछ तरीके। और कुछ करना ना नहीं है। ठीक है सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। भाई कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? मेरे कहने से कॉन्फिडेंस आएगा क्या? अरे मैं आंसर देख के मैं तो बोल दूंगा कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो भाई तुम। कॉन्फिडेंस आएगा जब मेरे अंदर से खुद से तारीफ निकलेगी, या आपको लगेगा कि मेरा आंसर इंप्रूव हो गया है। पहले मैं केवल आधा क्वेश्चन देखता था, अब मुझे पूरा क्वेश्चन देखने लगा है। अरे आपको बात समझ? पहले मैं मुरझाया ऐसा रहता था, फिर मेरी मुलाकात क्लास में उनसे हुई, है ना? तो अभी वो कॉन्फिडेंस देगा आपको। उसके लिए थोड़ा समय दो अपने आप को। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, डोंट बी सो क्रूअल। यूपीएससी ऑलरेडी है, यस और नो? चलो आगे चलते हैं। देवी जी पीछे जो थी वो इस टेबल को नोट कर लें। यहां से आंसर आएगा। हाउ एथिकल मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम। ये तो ठीक है, खुश हो गई एकदम, मनपसंद चीज मिल गई। हाँ जी, मैनेजमेंट, अरे यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। तुम बस सोचो कि मुझे आंसर कैसे लिखना है, सब स्टैंडर्ड। तुमने मतलब क्या निकाल लिया इसका? मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स, मैनेजमेंट को तोड़ोगे ना पहले। मैनेजमेंट से क्या समझते हो?
यही तो सिखा रहा हूं, यही सीखना है आपको। बस आगे आगे आंसर आ गया बस। हाँ सर, हाँ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, बट जब एथिकल मैनेजमेंट लिखा हुआ है तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रिटेशन करोगे ना आगे। एथिकल मैनेजमेंट ठीक है, बट ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, साफ साफ दिख रहा होगा वो। लिबर्टी लो ऐसे ऐसे लिखते हो ना डायमेंशन खोलने की, ठीक है, अच्छी बात है, बता देना भाई आगे जब चला जाए। आगे चलो सर, क्लास खत्म करो। ऐसे 6 दिन दो, ठीक है, आंसर लिखो अच्छे से, इट विल हेल्प यू, करने से होता है। चलें आगे, चला जाए, आसान क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपने ये तो बिल्कुल अच्छा लिखा होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। करंट इंटरनेट एक्सपेंशन हैज इंस्टिल्ड ए डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज which are often in conflict with the traditional values। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। which are often in conflict with the traditional values। अब ये तो समझ में आ रहा होगा, जब ऐसे यूपीएससी ही खुद ही श्योर नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम भी अपने आंसर में श्योर ना रहें। आई मीन यूपीएससी खुद कह रहा है विच आर ऑफन इन कॉन्फ्लिक्ट, तो इसका मतलब कई बार कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी होगा। ये वाला पार्ट भी दिखाना है, दिखाया ही होगा आई एम श्योर। कितने लोगों ने दिखाया है? आगे पर ऑफन नहीं है, टाइपराइटर ऑफन खा गए, ऑफन नहीं है। सोनू को इतना एक्सपीरियंस हो गया ना एथिक्स, ही हैज रिवाइज्ड एथिक्स मोर नंबर ऑफ टाइम्स ऑल ऑफ यू कंबाइंड। तो अपने हिसाब से बोला सर इसमें थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा इस वर्ड को हटा देता हूं, देखता हूं बच्चे क्या आंसर करेंगे। सोनू की भाई अपने हिसाब से काम करता है। ऑफन नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑफन आने के बाद क्या करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे नाराजगी मत दिखाओ यार, ठीक है। तो करंट इंटरनेट एक्सपेंशन हैज लेड टू ए डिफरेंट सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज। यस, अब यहां पे जब बात हो रहा है कल्चरल वैल्यूज का, तो देखो ऑलवेज लुक फॉर द टर्म्स जो आप ब्रेक डाउन कर पाओ क्वेश्चन में, दैट विल हेल्प यू इन जनरेटिंग वेरियस डायमेंशन, है ना। तो यहां पे क्या है, यहां पे है इंटरनेट एक्सपेंशन में तो क्या ही ब्रेक डाउन करोगे, है ना, जियो एयरटेल तो लिखोगे नहीं तो बात आती है डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज। तो जब कल्चर की हम बात करते हैं तो किस किस टाइप के कल्चर की बात करते हैं? क्या हम एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर की भी बात कर सकते हैं, क्या हम सोसाइटल कल्चर की भी बात कर सकते हैं, क्या हम पॉलिटिकल कल्चर की भी बात कर सकते हैं? आ रही आपको बात समझ में नहीं आ रही? यस और नो? यस, देन वी कैन टॉक अबाउट हाउ इट विल लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट विद द सोसाइटल कल्चरल वैल्यूज। यहां पर तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास, कैसे रैशनैलिटी वर्सेस सुपरस्टिशन को चैलेंज किया जाता है, कैसे जेंडर इक्वलिटी वर्सेस पेट्रियार्ची को चैलेंज किया जाता है, कैसे ह्यूमन डिग्निटी वर्सेस अनटचेबिलिटी को क्वेश्चन किया जाता है। यस और नो? सिमिलरली यू टॉक अबाउट एट पॉलिटिकल लेवल, ये सब कुछ लिख नहीं पाओगे, मैं तो ब्रॉड डायमेंशन आपका दिमाग खोले इसलिए, बिकॉज आई फंडामेंटली बिलीव इन फूड चेन प्रिंसिपल। कल समझ में आएगा। सीसेट, कितने लोग सीसेट क्वालिफाई करके ही बैठे हैं? वैसे तो मैथ से किए होंगे, कॉम्प्रिहेंशन तो टच भी नहीं किया होगा, है? कितना परसेंट वो ट्रांसफर होता है एनर्जी? 10%, वही है। यहां से 10% जाएगा, इसलिए थोड़ा ज्यादा लिखता हूं यहां पे। उसका भी 10% आप पेपर में लिखोगे, आप समझ रहे हो? सब कितने एफिशिएंट हो आप। तो परेशान नहीं होना है सब देख के। सिमिलरली पॉलिटिकल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो पहले जो डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज है, राइट्स की पहले बात नहीं होती थी, है ना। अब जैसे मीटू मूवमेंट आया, है ना, ट्रांसजेंडर के लिए डिफरेंट मूवमेंट्स आए, तो राइट्स की बात होने लगी। एडमिनिस्ट्रेशन में बात करेंगे तो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर को चेंज करने की बात हो रही। पहले क्या था? ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक कल्चर था, लेकिन करंट इंटरनेट एक्सपेंशन क्या मांग रहा है? एक न्यू एज ब्यूरोक्रेटिक कल्चर मांग रहा है, दैट इज मच मोर डायनामिक इन नेचर, लाइक यू गाइज। ऐसा सोचो। यस, एन एम्पैथेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ए कंपैशनेट एडमिनिस्ट्रेशन। आ रही है आपको बात समझ में? ऐसे इकोनॉमिक कल्चर है, वो कैसे ओपन ट्रेड की बात कर रहा है,
कैसे वो मेरिट को प्रमोट करने की बात कर रहा है। यस, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये केवल हमेशा पॉजिटिव नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट निगेटिव सेंस में भी है। कैसे देर इज ए वेव ऑफ राइजिंग मटेरियलिज्म बिकॉज ऑफ इंटरनेट एक्सपेंशन। स्विगी, जोमैटो, मिंत्रा, यस और नो, ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? कैसे देर इज मोर एंड मोर फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म। पहले अर्लियर क्या होता था, कलेक्टिव वैल्यू सिस्टम की वैल्यू थी, अभी मोर एंड मोर फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म। फैमिली जॉइंट से न्यूक्लियर बनी, अब न्यूक्लियर से सिंगल पे चले गए। यस और नो? तो ब्रेकडाउन के सिस्टम में इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं कि कैसे ब्रेकडाउन हो रहा है फैमिली सिस्टम का, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। मैरिज कैसे इनस्टेबल बन रही हैं, ये थोड़ा नेगेटिव कोनोटेशन में आप इनको दिखा सकते हो। देन जैसा यूपीएससी कह रहा है कि ये ऑफन है, जो आपको नहीं मिला, तो कई बार इसको एसेंचुएट भी करता है। यू टॉक अबाउट नागोया प्रोटोकॉल, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एंड नथिंग बट प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। यू टॉक अबाउट ई कॉमर्स, जैसे इंडिजिनस क्राफ्ट है वो कहां कहां पहुंच रही है। यस, भारत मैट्रिमोनियल में पाया जाता है ना, ऐड आता है ना। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कितने भोले बन रहे हो सब। सर हमारा तो अभी नहीं आया ऐड। देन यू कैन टॉक अबाउट द, अब जो आंसर कंक्लूजन इसमें जाएगा वो क्या जाएगा, कंक्लूजन थोड़ा बेहतर होना, थोड़ा एनालिटिकल होना चाहिए कि ये जो फ्रिक्शन है बिटवीन ट्रेडिशनल वैल्यूज का और न्यू एज, जो करंट इंटरनेट की वजह से जो वैल्यूज आ रही हैं, जो फ्रिक्शन है कि कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, कुछ निगेटिव एस्पेक्ट हैं। तो निगेटिव एस्पेक्ट्स को कम करने की जिम्मेदारी किसकी है? फैमिली का कितना बड़ा रोल है? जो बच्चा है वो सोशलाइजेशन प्रोसेस में नहीं आ रहा है, कलेक्टिव वैल्यू नहीं सीख रहा, वो इज बिकमिंग इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। तो प्रॉब्लम की बात है ना। तो रोल ऑफ फैमिली कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों विजिलेंस रिक्वायरमेंट है, क्यों रेगुलेशन रिक्वायरमेंट है, क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ रिस्ट्रेन का रिक्वायरमेंट है। कंक्लूजन हैज टू बी लाइक दैट। आपका आंसर यहां पे खत्म नहीं हो सकता कि सर अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा। दैट इज जस्ट ए पुअर कंक्लूजन। आपका कंक्लूजन एज ए विजनरी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए जो बताए कि जहां भी एक खराबी हो रही है, एथिक्स में जब भी आंसर करोगे, रोल ऑफ सोसाइटी, रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, इनका यूज करोगे अपने कंक्लूजन में। गवर्नमेंट, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा आप दिमाग में कि अगर ये फ्रिक्शन इतना ज्यादा है, इतना ब्रेकडाउन हो रहा है फैमिलीज का, गलत वैल्यूज हम सीख रहे हैं, मेटलिज्म की ओर हम जा रहे हैं, तो क्या किया जाना चाहिए? तो लास्ट में आप बता सकते हो रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, इनका रोल पैरामाउंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ इनकल्केशन ऑफ राइट सॉर्ट ऑफ वैल्यूज और प्रिजर्विंग द राइट वैल्यूज, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं हमारी, जो रूट्स हमारे हैं। ये तो लिख दिया होगा। कितने लोगों ने ये वाली डायमेंशन लिखी है अपने आंसर में? शाबाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों ने ये वाली डायमेंशन लिखी है? ये वाली का मतलब हमें दो हैं यहां पे एक्चुअली। एक तो है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज को एसेंचुएट कैसे करता है, ये वाला कितने लोगों ने लिखा है? और कैसे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं विजनरी कंक्लूजन में लिखना है, वो कितने लोगों ने एड्रेस किया? नेगेटिव एस्पेक्ट को कम करना। चलो अच्छा है, यही आपके आंसर को थोड़ा डिफरेंट बनाएगा बाकी लोगों से। व्हाट इज लुकिंग लाइक ए वेरी स्टैटिक आंसर कैन बी मेड वेरी एनालिटिकल अगर हम कुछ इस तरह की बातें लिखें तो। जी सर। तो इंटरनेट की वजह से तो आ रहा है ये। आप, मैं एग्जांपल देता रहा था जोमेटो का, स्विगी का, इंटरनेट ही तो। कंज्यूमरिज्म नहीं बढ़ रहा है क्या? आपका मन नहीं करता बिरयानी खा लूं मैं डेली? है कंज्यूमरिज्म। एवरीथिंग हैज बिकम कमोडिटी नाउ, ई कॉमर्स की वजह से। वो लिखोगे आप, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एग्जाम्पल वो लिखोगे, एग्जाम्पल से आएगा वो बात निकल के। जब मीटू मूवमेंट की बात हो रही है तो सोशल मीडिया की बात हो रही है यहां पे, वो इंटरनेट एक्सपेंशन है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। गलत 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 एक्सपेक्टेशन कर लिया क्या? जब सम फंडामेंटल अजम्पशन जो मैं लेके चल रहा हूं, जब आपको पढ़ा रहा हूं कि थोड़ा बहुत। हाँ क्यों नहीं? नहीं नहीं, कांत कैसे आएगा? क्वेश्चन वहां नहीं है यार। ये क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल वैल्यू है, नॉट ऑल ट्रेडिशनल वैल्यूज आर कैटेगोरिकल इंपेरेटिव वाला चीज। सब कुछ गलत भी तो हैं, ये गलत वाली वैल्यूज भी तो हैं। अरे भाई
क्या पूरा निष्कर्ष मत बात करो यार, अभी आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। हाँ हाँ, तो फिर इंडिविजुअलिटी कैसे बढ़ती है, कैसे, वो आगे भी पढ़ेंगे, मीडिया में भी आ जाएगा वो। कौन सा वाला? हार्मोनाइजेशन होना चाहिए। हाँ, तो हार्मोनाइजेशन की बात कर सकते हो, पर हार्मोनाइजेशन मतलब ये प्रॉब्लम है। आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है इसमें क्या हो रहा है? अगर मैं कह दूं कि करंट इसकी इंटरनेट की वजह से कुछ वैल्यूज हैं, कुछ ट्रेडिशनल, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, विचार लॉगर उसमें कुछ अच्छा पार्ट है, कुछ खराब पार्ट है, तो नेचुरल क्वेश्चन नहीं है कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि भाई मुझे बताओगे, आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, कि भाई आपका क्या ओपिनियन है इस बात के ऊपर कि अच्छा भी और बुरा भी खत्म कर दोगे, फ्यूजन होना चाहिए दोनों वैल्यू का। अरे कहां से फ्यूजन होना चाहिए? गलत वैल्यू को कम करेंगे तो कुछ बताओगे ना जी। जी सर। कॉन्फ्लिक्ट आप दिखा सकते हो कैसे भी, निगेटिव ज्यादा दिखा दो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर उसका एड्रेस भी कर देना लास्ट में। ये आगे चलें, ये तो आसान क्वेश्चन था, फिर भी चेहरा वही है, नहीं सुधरेंगे। एक और आसान क्वेश्चन, चलो, ये तो खूब अच्छा लिख दिया होगा आपने, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। इसको सर डिस्कस ही मत करो, ये तो सर हमने एकदम बहुत अच्छा कर दिया है। मीडिया एथिक्स, वेरी गुड निश्चित, मीडिया एथिक्स। तो जब भी हम मीडिया एथिक्स की बात करेंगे इस क्वेश्चन में ना, जो हमसे पूछा गया है कि व्हाट आर द एथिकल इश्यूज दैट प्लेग्स द इंडियन जर्नलिज्म, तो यहां पे हम प्रिंसिपल्स की भी बात करेंगे संग संग, कि मीडिया एथिक्स का डेफिनेशन आ जाएगा शुरू में, ठीक है, और उसके बाद कौन कौन से इश्यूज हैं जो अभी पर्टिनेंट हैं, विद एग्जांपल्स हम बात करेंगे। आ रही है आपको बात समझ में? आ रही है कि नहीं? ये कम्युनल डिस्कोर्स में यू कैन ऑलवेज टेक द एग्जांपल ऑफ यूपीएससी जिहाद टीवी शो, जो बार बार गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया था इसके ऊपर। यस और नो? इसको डिस्कस करूंगा कि ये लिख दोगे तो आसान क्वेश्चन है। यू टॉक अबाउट द ओनरशिप कंट्रोल जो कॉर्पोरेट्स का हो रहा है, ठीक है। यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट की वजह से कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वर्ड आएगा, कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है ना गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट के लिए। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया यार तुम लोग बहुत बात कर रहे हो, भाई बाहर चले जाओ ना, कोई डिस्कशन है, मैं पीछे बैठ के बात करो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, आप यहीं बैठो, साइड स्क्रीन, बैट्समैन, समझ में आता है? बैट्समैन रुक जाता है, फिर बोलता है इसको सही करो, वही कर रहे हो आप, आगे बैठ के एकदम पीछे पीछे बैठ जाया करो, बात करनी है तो, ठीक है। कहां पे थे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में। तो रिसेंटली आया था कि उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश में जो हिंदी जो एडवर्टीजमेंट दिए गए थे, वो एक ही जो मीडिया एजेंसी थी उसी को मोस्टली एडवर्टीजमेंट दे दिए गए थे। तो ये नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मीडिया का काम है क्वेश्चन करना, मीडिया का काम है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रहना, गवर्नमेंट पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखना, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है मीडिया। आ रही है कि नहीं बात समझ में? तो ये जो कीवर्ड है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट, ये लिखना है आपको, यही कीवर्ड से आंसर बनेगा आपका एथिक्स का। आ रही है? मैनिपुलेशन ऑफ टीआरपी में लिखोगे फॉलोइंग रॉन्ग मीन्स, फॉलोइंग रॉन्ग मीन्स, वॉयलेटिंग द ट्रस्ट ऑफ, फेक न्यूज में लिखोगे, पेड न्यूज में, दोनों में, वॉयलेटिंग द ट्रस्ट ऑफ व्यूअर्स, रीडर्स जो भी हैं, फॉलोइंग द, ब्रीचिंग द ट्रस्ट ऑफ व्यूअर्स, ट्रस्टीशिप में काम नहीं कर रहे। आ रही है आपको बात समझ में? है ना? मीडिया ट्रायल से कैसे आप एक उन्मादी समाज बना रहे हैं, है ना, जो जस्टिस डिलीवर करने को आदी रहता है क्योंकि उसको पता है कल्प्रिट कौन है ना? कैसे इट वॉयलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट इज हाउ यू विल राइट योर आंसर्स। हर चीज में एक अच्छा कीवर्ड, अच्छी वैल्यू जो आपकी साउंड अंडरस्टैंडिंग से आनी चाहिए, एथिक्स की अगर है तो। इको चैम्बर इफेक्ट कोई पूछ नहीं रहा, सबको पता है क्या? पता है सबको? तो अच्छी बात है। एक और बता दूं ब्रीफ में, खुल के नहीं। इको चैम्बर इफेक्ट का मतलब होता है कि जो सिटीजन्स के ऑलरेडी स्टीरियोटाइप्स हैं, प्रेजुडिसेस हैं, बिलीफ पैटर्न में परेशानियां हैं,
है ना। तो रादर देन उनको दूर करने के, उनको ऑब्जेक्टिव बनाने के, जो मीडिया है वो कुछ ऐसी न्यूज फैलाता है जो उनको उसको एसेंचुएट करता है, उन्हीं के प्रेजुडिसेस को बढ़ाता है। कोरोना में नहीं आ गया था, डिफरेंट टाइप्स की न्यूज चलती थी कि फलान लोग जिम्मेदार हैं कोरोना फैलाने के लिए, एक एलिमेंट हुआ था ना। तो जिन लोगों का पहले से ही प्रेजुडिस एटीट्यूड है किसी कम्युनिटी में, तो तुरंत बिलीव कर लेंगे सही बोल रहे हो सर। आ रही बात समझ में? तो ये तो लिख ही दिया होगा। इसमें चैलेंज जो रहेगा अच्छा आंसर लिखने के लिए, वो एटलीस्ट 4 से 5 प्रिंसिपल्स आपको लिखने पड़ेंगे। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है? फेयर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने की। तो चिप वाली बात ना चलाएं कि चिप आ गया 2000 के नोट में। फेयर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वहां पे आना चाहिए, वही एथिकल इश्यू दिखाएगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए, गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी होल्ड करना आना चाहिए। यस, समझ में आ रहा है आपको? इसमें तो कोई डाउट है नहीं। आगे चलें जी। हाँ, सॉल्यूशन इसमें लिख दो, इंपॉर्टेंट है। एथिकल इश्यू पूछा, प्रॉब्लम डिस्कस। जहां देखो एक तरीका है, जहां जहां आप प्रॉब्लम्स अपना मेजर पार्ट लिख रहे हो आंसर्स में, तो कोशिश करो सॉल्यूशन देने की। कोशिश इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े आ रहे हैं, इसलिए एटलीस्ट कुछ सॉल्यूशंस, कुछ सजेशंस तो दो। जहां जहां ऐसा बहुत प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन जब आ रहा है, जहां पे आप नेगेटिव साइड काफी ज्यादा डिस्कस कर रहे हो, अलग से कोशिश करो। एथिकल प्रिंसिपल अलग चीज है, एनफोर्समेंट कराना अलग चीज। एथिकल इश्यूज बता दिया आपने, एथिकल इश्यूज में एथिकल प्रिंसिपल तो बताओगे, क्योंकि वही एथिकल इश्यूज क्या है, वायलेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, बताओगे ना। नेचुरल जस्टिस इज बीइंग नॉट फॉलोड, प्राइवेसी वाली बात फॉलो नहीं बताया पढ़ाया था, तो आप वहीं लिखोगे। एनफोर्समेंट कैसे कराएंगे उस पर बात आएगी। तो आप रिफॉर्म्स की बात कर सकते हो, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, कोड ऑफ एथिक्स की बात कर सकते हो, वो सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, आगे चलें। एथिकल मीडिया की नीड, हाँ लिख सकते हो, नहीं लिखोगे भाई, लास्ट में कंक्लूजन में लिख दो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, यस, कीवर्ड दे देते हैं आपको और आपसे पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय देम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। व्हाट डू यू मीन बाय देम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। तो ऐसे क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखें तो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप स्पेसिफिक जो कॉन्टेक्स्ट है उसी को लिखें, जनरल ज्ञान ना लिखें। जनरल ज्ञान इट विल प्रमोट पब्लिक इंटरेस्ट, इट विल लीड टू रिडक्शन ऑफ करप्शन, ऐसे इन जनरल पॉइंट ना लिखें। तो अगर मैं बात करूं करेज ऑफ कन्विक्शन की, या मैं बात करूं स्पिरिट ऑफ सर्विस की, तो स्पिरिट ऑफ सर्विस क्यों इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज? स्पिरिट ऑफ सर्विस क्यों इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज? डेडिकेशन तो एक ही बात है ना। स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस, डेडिकेशन एक ही चीज हो गई। क्यों? हाँ, वेरी गुड। प्रेशर हैंडलिंग करना, गोइंग बॉन्ड द मिनिमम, बहुत बढ़िया। इनोवेशन, डिलेमा में, वेरी गुड। चलो काफी अच्छा पता है आपको, वेरी गुड। रिवाइज करके आए हो मतलब है, अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है उनसे मैं ये रिक्वेस्ट है कि इन सारे वैल्यूज का स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट तैयार करें, है ना। तो अगर मैं बात कर रहा हूं स्पिरिट ऑफ सर्विस की, तो स्पिरिट ऑफ सर्विस क्या है? स्पिरिट ऑफ सर्विस ये है दैट यू डिजॉल्व योर इंडिविजुअलिटी व्हेन यू जॉइन पब्लिक सर्विस। दिस इज स्पिरिट ऑफ सर्विस। तभी तो आप जस्टिफाई करेंगे कि कैसे जो फायरमैन है एंटर करता है बिल्डिंग में, सबके सब बाहर निकलते हैं, ड्यूटी के लिए एंटर करता है। तभी तो लोग सुप्रीम सेक्रीफाइस मेड करते हैं। स्पिरिट ऑफ सर्विस नहीं होगी तो यू विल बी द मिनिमलिस्टिक गाय, फैमिली मैन वाला, केवल मिनिमम करोगे, 10 से 5 वाला जॉब करोगे। रोड नहीं है, परेशान हैं आपके जो लोग हैं, जो जनता है आपके यहां, तो यू विल साइट लैक ऑफ फंड। इट इज वेरी मच लीगल इन नेचर। स्पिरिट ऑफ सर्विस आपको क्या करेगी? इट विल फोर्स यू टू इनोवेट। इनोवेशन विल ओनली कम व्हेन यू हैव स्पिरिट ऑफ सर्विस। आ रही आपको बात समझ में? जब भी आपको लास्ट माइल डिलीवरी करनी है, जब भी आपको मिनिमम के बियॉन्ड जानना है, वहां पे स्पिरिट ऑफ सर्विस लगेगी। अदरवाइज रूल्स विल बिकम एंड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि रूल्स फॉलो करोगे तो लीगल है,
लीगल है तो बस अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है वहीं पे। बट देयर आर वेरियस केसेस विच आर लीगल बट अनएथिकल इन नेचर। वेरियस केसेस आपको पता है, सब रिपीट करने की जरूरत नहीं है अभी। तो वहां पे स्पिरिट ऑफ सर्विस लगेगी, वो स्कीम वाला डॉक्यूमेंट है, सेम एग्जांपल है उसका। विसिल ब्लोइंग करप्शन को एक्सपोज करने के लिए, किसी भी चलते हुए ट्रेंड को, वर्क कल्चर, खराब वर्क कल्चर को चैलेंज करने के लिए स्पिरिट ऑफ सर्विस लगेगी, नहीं तो चलता है एटीट्यूड विल कम इनटू द पिक्चर। आ रही आपको बात समझ में? कैन यू सी, आई एम गिविंग यू वेरी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस स्पिरिट ऑफ सर्विस इज नीडेड। एक्चुअल में सेवा का भाव होना चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है? तो हां तो बोलो, इजहार तो करो। सुनाया था ना पहले, इजहार करो। सिमिलरली करेज ऑफ कन्विक्शन क्यों रिक्वायरमेंट होगा, पीछे वाले बताएंगे आप। करेज ऑफ, हाँ आकांक्षा बताइए, करेज ऑफ कन्विक्शन। कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो परसिवरेंसेस को? नहीं, करेज ऑफ कन्विक्शन इज बिट डिफरेंट। आप बोल रहे हो कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंजेस हैं रिसोर्स के टर्म्स में, आप उसका कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो। शायद परसिवरेंस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसके लिए। रिसोर्स कंस्ट्रेंट में इट इज नेवर अबाउट करेज ऑफ कन्विक्शन। करेज ऑफ कन्विक्शन इज समथिंग डिफरेंट। फंडामेंटल क्लैरिटी इज मिसिंग। कौन बताएगा करेज ऑफ कन्विक्शन? यस, इट इज नॉट फॉलोइंग योर कंसाइंस। तो उसका रिक्वायरमेंट कहां आएगा? जहां जहां आप एथिकल डिलेमा महसूस करोगे वहां करेज ऑफ कंसाइंस विल कम इनटू द, करेज ऑफ कन्विक्शन विल कम इनटू द पिक्चर। विसिल ब्लोइंग करूं कि ओथ ऑफ सीक्रेसी को ध्यान दूं, करेज ऑफ कन्विक्शन विल कम इनटू द पिक्चर। बिकॉज आपको काफी बार परेशान किया जा सकता है, बिकॉज यू आर बीइंग टू गुड। डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, सो मेनी ट्रांसफर, सो मेनी पोस्टिंग चेंजेस, प्रमोशन नहीं मिलेंगे, वैसे प्रताड़ित किया, डेस्क जॉब पे लगा दिया जाएगा। क्या आएगा पिक्चर में? करेज ऑफ कन्विक्शन। क्योंकि तब आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। हर कोई बोलेगा कि आप गलत कर रहे हो, कर लो ना, मान लो ना। इट इज योर करेज ऑफ कन्विक्शन दैट विल कम इनटू द पिक्चर कि नहीं भाई, मैं स्टेड फास्ट हूं अपने प्रिंसिपल्स पे। डिस्क्रिशन को यूज करोगे तब करेज ऑफ कन्विक्शन विल कम इनटू द पिक्चर। डिस्क्रिशन आएगा कि नहीं आएगा डिस्क्रिशन में? अरे डिस्क्रिशन आपको जो देगा, आपको पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ डिसीजन लेना है, एंड ये चीज परेशान कर सकती है कुछ रूलिंग एलाइट को, लेकिन आप फिर भी लोगे ना केस स्टडी में वो डिसीजन। एक्चुअल में तो नहीं लोगे, केस स्टडी की बात कर रहा हूं, लोगे ना वो डिसीजन। तो करेज ऑफ कन्विक्शन होगा तभी तो लोग, आपको पता है कि क्या होने वाला है आगे। एथिकल डिलेमा के केस में मैं बहुत क्लेवरली इसी वर्ड को पुट कर रहा हूं, एथिकल डिलेमा, डिस्क्रिशन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं लॉ का इंप्लीमेंटेशन केवल। लॉ का इंप्लीमेंटेशन मैकेनिकल भी हो सकता है भाई। लॉ का इंप्लीमेंटेशन कैन बी मैकेनिकल इन नेचर। जहां जहां लॉ प्रोवाइड्स एग्जैक्ट गाइडलाइन, वहां पे तो कोई डिलेमा ही नहीं है, वहां पे तो कोई करेज ऑफ कन्विक्शन चाहिए ही नहीं, आपको फॉलो करना है, नहीं करोगे तो जेल जाओगे, बात खत्म। अरे जहां जहां आपको लॉ कह रहा है 5,000 रुपए से लेकर ऊपर की ब्राइब नहीं ले सकते, आप गिफ्ट नहीं ले सकते तो वहां क्लियर है, नहीं लेना है, करोगे तो जेल भी जा सकते हो, सिंपल है। पर जहां जहां लॉ साइलेंट है, जहां जहां आपके पास डिस्क्रिशन है, वहां कंसाइंस विल कम इनटू द पिक्चर कि आप कैसा सोचते हो, क्योंकि आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने आगे चल के। दैट इज व्हेन करेज ऑफ कन्विक्शन विल कम इनटू द पिक्चर। टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ टीएन सेशन। जब उन्होंने बोला कि मुझे एपिक चाहिए, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए तो चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी ने बोला इट विल बी ट्रिमेंडस वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी, और वो अड़ गए। उन्होंने एक डेडलाइन दे दी थी, तब तक अगर नहीं आए तो मैं इलेक्शन ही नहीं कराऊंगा, और वास्तव में 2 या 3 स्टेट के इलेक्शन टाले गए इसी बात के ऊपर। दैट इज करेज ऑफ कन्विक्शन। जहां जहां सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस नहीं है, वहां यू आर फॉलोइंग योर कन्विक्शन। यू आर सो, आप इतने कन्विक्शन में बोल रहे हो, आपको पता आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, चाहे सब लोग विरोध में आ जाएं। इकला चलो ले वाली जो फीलिंग है, दैट इज करेज ऑफ कन्विक्शन। यू टॉक अबाउट सत्येंद्र दुबे जिन्होंने विसिल ब्लोइंग करी, दैट इज करेज ऑफ कन्विक्शन।
तो सही एग्जाम्पल दो, क्लैरिटी से काम करो। सुन रहे हो आप आकांक्षा जी? रिसोर्स कंस्ट्रेंट नहीं लगेगा, रिसोर्स कंस्ट्रेंट कहां लगेगा? परसिवरेंस में लगेगा। अगला ही टॉपिक है, यही है परसिवरेंस। अब परसिवरेंस का देना कॉन्टेक्स्ट कौन बताएगा? परसिवरेंस का कॉन्टेक्स्ट कौन बताएगा मुझको? परसिवरेंस कॉन्टेक्स्ट बताओ। वो तो डेफिनेशन है उसकी, कॉन्टेक्स्ट बताओ। हाँ, ओके, वेरी गुड। बिकॉज इन गवर्नमेंट द रिफॉर्म्स आर इंक्रीमेंटल इन नेचर। रेडिकल रिफॉर्म नहीं आता, कल सोचा महापुरुष की तरह मैं आऊंगा, नोटबंदी कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। रिफॉर्म इंक्रीमेंटल आएंगे, आपको परसिवरेंस शो करनी पड़ेगी। सोनू जी आ गए हैं? यस सोनू जी, बात सुनो सुनो, तुमने एक क्वेश्चन चेंज कर दिया बच्चों का, एक ऑफन हटा दिया, उसमें एक वर्ड हटा दिया था, उसमें लोड ले लिए, सब सदमे में है। फटाफट, ठीक है। परसिवरेंस समझ में आ रहा है? परसिवरेंस रिक्वायरमेंट कहां आएगा, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि चीजों को होने में टाइम लगता है, डिफिकल्टीज आती हैं होते होते। इंटीग्रिटी का रिक्वायरमेंट कहां आएगा, कॉन्टेक्स्ट कहां आएगा इंटीग्रिटी का? कौन बताएगा? आगे वाले नहीं, ये सब कोर्स का पार्ट नहीं, पीछे वाले बताओ। हाँ कृतिका, कॉन्टेक्स्ट बताओ। यस, जहां जहां, बिकॉज इन गवर्नमेंट जब भी आप ऑफिसर हो, है ना, यू विल बी प्राइवेट टू द वेरियस डिसीजन, जहां पे अकाउंटेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी आपको होल्ड करनी। डिस्क्रिप्शन आपके पास इमेंस होगा। इट विल योर ओन एथिकल प्रिंसिपल्स ओनली जो गाइड करेंगे। वेरी गुड। आ रही है आपको बात समझ में? लीगल बट अनएथिकल वाले जो भी कॉन्सेप्ट है वहां पे भी ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है लीगल बट अनएथिकल वाली बात? क्या कह रहा हूं मैं? पीछे वालों समझ में आ रहा है? हाँ जी न्यूर जी, डेफिनेशन लिखोगे। अब देखो ये क्वेश्चन अपने आप में भी एक क्वेश्चन बनता है, मैं इसलिए डिटेल में बताया हूं। बड़े 4 क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास स्पेस कितना रहेगा? एक डेफिनेशन और एक बहुत ही कॉन्टेक्चुअल एग्जांपल और 1 या 2 नीड, एक एक लाइन में उतना आपको लिखना। इट टेक्स टाइम फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म, रिक्वायर परसिवरेंस। फॉर एग्जांपल अचीविंग पल्स पोलियो मिशन अभियान, इट टेक्स टाइम, परसिवरेंस चाहिए भाई। पल्स पोलियो एक दिन में एरेडिकेट हो गया। एफडीजी गोल्स भी 2030 तक लिखे हुए हैं, एक्सटेंड हो जाएंगे, बात अलग है। आ रही आपको बात समझ में? जी सर। नहीं, डेफिनेशन जरूरी है, डेफिनेशन के बाद कॉन्टेक्स्ट होता है सीधा सीधा। कॉन्टेक्स्ट में डिपेंडिंग अपने कितना टाइम है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कुछ लोग बता रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी स्पेसिफिक। वही क्लैरिटी बता देगा एग्जामिनर को कितना आ रहा है आपको। थोड़ा फील आ रही है आपको मैं क्या क्या पूछना चाह रहा था यहां पे? ठीक है, सोनू जी का अब आ चुका है तो अब बाकी का क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, एथिक्स ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कल डिस्कस कर लेंगे। 2 क्वेश्चन रहेंगे मेरे ख्याल से आपके, 2 क्वेश्चन कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कल 7 क्वेश्चन दे देंगे और टाइम से भी शुरू कर लेंगे। कितने लोगों को थोड़ा समझ में आया कि क्या चीजें एड्रेस करनी है? थोड़ा सा क्लैरिटी मिला सेक्शन ए को लेके? क्लियर है? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। और भाई यूट्यूब सब्सक्राइब करो, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन दबाओ। नहीं ओपन सेशन बंद हो जाएंगे ऐसे, मैं पहले बता रहा हूं, केवल कोर्स वाले बच्चों के लिए रखेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर यार।